एवरीवन, आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक नंबर है 4.3, ठीक है। अब ये जो नंबर 4.3 है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन, इंटीजर हो और फ्रैक्शन हो। तो इस 4.3 को हम लोग 4 प्लस 0.3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा है, fx इज इक्वल टू एक्स, और ये जो x है ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 4.3 का। 4.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो हम लोग 4.3 पे ये सिंबल को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। अब हम लोग को ये जानना है कि 4.3 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। बहुत ही क्लियर है, 4.3 में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 4 है। इसको और अच्छे से समझना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी इंटीजर्स हैं उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 4.3 को हम लोग लोकेट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर में, तो 4.3 कुछ इस जगह पर होगा, है ना। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि 4.3 से छोटी, डेफिनेशन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर जो कि क्या हो, लेस हो। किससे लेस हो? x से। और ये इंटीजर कैसा होना चाहिए? ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट होना चाहिए मतलब क्या है? सबसे बड़ा होना चाहिए। इंटीजर जो कि x से छोटी हो और वो इंटीजर कैसा हो? ग्रेटेस्ट हो। तो 4.3 से छोटे कौन कौन से इंटीजर हैं? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको मिलेंगे। लेकिन 4.3 से छोटे जो भी इंटीजर्स हम लोगों ने लिखा है, उन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? तो वो हम लोगों को मिलता है 4, है ना। 4.3 से सबसे बड़ा, 4.3 से छोटा कई सारे इंटीजर्स हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन उन कई सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 4.3 के जस्ट लेफ्ट में नंबर 4 है। इसलिए 4.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा वो 4 होगा। दूसरा एग्जांपल करते हैं, 4.9। 4.9 कहां पर होने वाला है? 5 के बगल में। इस जगह पे मान लेते हैं कि 4.9 है, तो 4.9 के बगल में, 4.9 के बगल में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोजें, देखिए ये जो वर्ड है बगल में, तो बगल में अब देखो यहां पे 4.9 के बगल में 4 भी है और 5 भी है, लेकिन हम लोग को कैसा नंबर चाहिए? हम लोग को वो वैल्यू चाहिए जो कि लेस हो। किससे? x से, यानी कि 4.9 से छोटे। इसलिए अगर बगल में खोजना हो तो हम लोग को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखना होगा, राइट हैंड साइड की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि जो इंटीग्रल वैल्यू आपको पिक करना है वो वैल्यू 4.9 से छोटी होनी चाहिए। इसलिए कभी भी हम लोग 5 की तरफ जंप नहीं कर सकते। तो 4.9 में 4.9 से छोटी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो फिर से क्या मिलने वाली है? वो फिर से 4 ही मिलने वाली है। अच्छा, अगर हम लोग 4 लेके चलते, सिर्फ 4, ये तो खुद एक इंटीजर है, ये खुद एक इंटीजर है, तो जो इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो या तो खुद x हो सकता है अगर यहां पे इंटीग्रल वैल्यू हो, या फिर x से छोटा हो सकता है अगर यहां पे डेसिमल वाले टर्म्स आ रहे हैं। तो फिर मेरे हिसाब से अब ये क्लियर होगा। एक एग्जांपल और करेंगे हम लोग अभी, इसको तब तक कॉपी कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है -2.3 का।
नेगेटिव नंबर जैसे आता है ना, वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आपको 4.3 दिया गया था तो आप बोलोगे सर 4.3 है तो इसका 4 होगा, 9.8 है तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो 9 होगा। आप यहाँ से कॉपी करते हो इसको देखते हुए कि 4.3 है तो 4, 9.8 है तो 9। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगा देते हो कि अगर ये -2.3 है तो जो इसका इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। ऐसा आप करते हो। -2.3 का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो कितना आना चाहिए? -2, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन को फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 0, -1, -2, -3, -4 नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। -2.3 किस जगह पर होगा? -2.3, -2 और -3 के बीच में कहीं पर होगा, तो हम लोग ये नंबर ले लेते हैं। ये नंबर कौन सा है? -2.3 है। ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर में जाइए। आपका डेफिनेशन क्या बताया है? डेफिनेशन में बताया गया है कि जो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए वो -2.3 से छोटी होनी चाहिए, है ना। -2.3 से छोटी इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है। अब आप ये बताओ कि -2.3 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू -2 है या -3 है या -4 है। जब हम नेगेटिव नंबर की तरफ जाते हैं तो आप ये बताओ कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है। ऑब्वियसली -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -2 से भी छोटा -3 है, -3 से भी छोटा -4 है। ये नेगेटिव नंबर है ना। तो कभी भी छोटी संख्याएं देखनी होती हैं अगर, तो हम लोग को हमेशा जो अप्रोच होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा। अगर -2.3 से छोटी संख्या देखनी है तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में खोजो। तो -2.3 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? -3। -3, अब इससे भी छोटा इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है? -4। इससे भी छोटा कौन सा होगा? -5। यानी कि यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो कि -2.3 से छोटी होने वाली है। लेकिन -2.3 से छोटी इन सारे वैल्यूज में सबसे बड़ा कौन है? -2.3 से छोटे जितने भी मैंने सर्कल करा हुआ है ये सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा है -3। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आने वाला है? -3। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नंबर में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग ताकि और अच्छे से क्लियर हो। -7.45 तो -7.45 का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा, -7.45 का जो इंटीग्रल वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मिलने वाला है वो क्या होना चाहिए? यहां पे -7 लिखते हैं, यहां पे -8 लिखते हैं, यहां पे -9 लिखते हैं। ठीक है, इस तरफ 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ है। अब ये जो -7.45 है वो कुछ यहां पर होगा, ये वैल्यू है -7.45। तो -7.45 से जस्ट छोटी, -7.45 से छोटा इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन से हैं? -8, -9, -10। अब -8, -9, -10 में सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है? -8 है। इसलिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है? इसका वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा वो होगा -8। तो मेरे ख्याल से अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्मेट देखा था। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? इसका जनरल फॉर्मेट है f(x = x), जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल के अंदर में रहता है। अब आप ये बताओ, यहां पे जो x के वैल्यूज हैं जो हम लोग रख रहे हैं, x का जो मान हम लोग रख रहे हैं, कौन कौन से मान रख रहे हैं? क्या कोई ऐसा मान है जो हम लोग नहीं रख पाए? तो ऐसा तो कोई भी मान नहीं है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रियल नंबर एज ए इनपुट हम लोग यहां पे रख सकते हैं। इसीलिए जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? रियल नंबर्स, है कि नहीं। सारे के सारे रियल नंबर्स हम लोग यहां पे रख सकते हैं। अब अगर इसकी रेंज की बात करी जाए कि भाई इसके रेंज में क्या होगा, तो आप कोई भी वैल्यू डालो, डेसिमल में डालो, होल नंबर डालो, इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू डालो या फिर नॉन इंटीग्रल वैल्यू डालो, कोई भी आप वैल्यू इसमें अगर आप डालते हो, जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलने वाला है? इंटीजर। आउटपुट कहने का मतलब क्या है? y वैल्यूज। इनपुट कहने का मतलब क्या है? x के वैल्यूज। x के वैल्यूज डोमेन होते हैं और जो y के वैल्यू है वो हमारा रेंज होता है। इसलिए रेंज में सिर्फ और सिर्फ कैसे वैल्यू होने वाले हैं? इंटीजर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
ओके, जब इसके ग्राफ को प्लॉट करना है तो ग्राफ को प्लॉट करने के पहले हम लोग एक चीज सोचते हैं, आप एक इंटरवल लो, है ना, वो इंटरवल जो है वो इंटीग्रल इंटरवल एक हम लोग लेते हैं। उदाहरण के तौर पे 0 और 1, ये दो इंटीजर हैं, इनके बीच का जो इंटरवल है, इसको ही हम लोगों ने कहा है कि दो इंटीजर के बीच का इंटरवल। तो अब आप कोई भी वैल्यू लो जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, 0.1 लो या फिर 0.99 लो, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो भी 0, और 0.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा। ठीक वैसे ही 1 और 2 के बीच का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप ले लो, 1.3 ये भी 1 है, और 1.999 कितने भी 9 जोड़ दो, उसका भी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 1 ही मिलने वाला है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए, ये 0, 1, 2 एंड 3 छोटे से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि ग्राफ इसका प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब आप 1 से 2 के बारे में सोचते हो, यानी कि x की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 2 से इसको हम लोग हटाते हैं, 1 और 2 के बीच में है, तब अगर हम लोग ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर दें, यानी कि x के वैल्यू का अगर इंटीग्रल वैल्यू लें, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा यही हमारा fx है, यही हमारा y वैल्यू है। अब आप इसमें 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर रखो, 1.9 रखो, वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1.5 रखो, वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1.3 रखो, वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कब? जब x का मान या तो 1 हो या फिर 1 और 2 के बीच में, 2 पर इक्वालिटी नहीं है। अगर 2 पे इक्वालिटी लगा देते तो फिर इसका वैल्यू 2 भी मिल सकता था। तो हम लोगों ने क्या करा? 2 पे इक्वालिटी, इक्वल टू का साइन हम लोगों ने नहीं लगाया। तो आप ये बताओ, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है कब? जब x का मान 1 और 2 के बीच में है। यानी कि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो हम लोगों को ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? y इज इक्वल टू 1। तो क्या हम लोगों ने y इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करना सीखा है क्या? कांस्टेंट फंक्शन में हम लोग सीखे हुए हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1 का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे जो x के वैल्यूज हैं वो सिर्फ 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 का क्षेत्र ये है। जब हमारा x का वैल्यू सिर्फ 1 और 2 के बीच में है, तो हमारा ग्राफ 2 और 3 के बीच में कैसे आया? हमारा ग्राफ 0 और 1 के बीच में कैसे आया? इसका मतलब ये है कि ये जो y इज इक्वल टू 1 ग्राफ है वो सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही होगा। ध्यान से देखिए, जो हमारा ग्राफ है वो सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही होगा, इसके अलावा नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोगों को y इज इक्वल टू 1 तो मिल रहा है, लेकिन 2 की वैल्यू मिल नहीं रही है। तो हम लोग यहां पे ओपन सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब ही है कि ये 2 को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट तो हमारा बन गया है। अब इसको चेंज करते हैं, यहां पे हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट इंटरवल 2 एंड 3। जैसे ही आपने इंटीग्रल वैल्यू 2 एंड 3 लिया, तो आप 2 और 3 के बीच के कोई भी नंबर के बारे में सोचिए। 2.1 जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2, 2.3 जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2, 2.99999 रिजल्ट जो मिलेगा वो फिर से क्या मिलने वाला है? 2। इसका मतलब ये है कि 2.3 के लिए जो हमारा ग्राफ होगा, 2 से लेके 3 के बीच में जो हमारा ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू 2 लाइन होने वाला है। लेकिन इस बार जो हमारा इंटरवल है वो सिर्फ 2 से 3 के बीच में है। तो ये पार्ट हम लोगों को रखना होगा और बाद बाकी सारे के सारे पार्ट हटाने होंगे। 2 लेना है और 3 को नहीं लेना है। ठीक वैसे ही जब आप 3 से 4 के लिए लोगे तो आपको 3 की वैल्यू तो मिलेगी, fx इज इक्वल टू मॉड
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब आप यहां पे 3.3 रखिए, वैल्यू 3 मिलने वाला है, 3.9 रखिए, वैल्यू 3 मिलने वाला है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 लाइन, लेकिन किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। बहुत लोग यहां पे एरो का मार्क भी लगाते हैं, आप एरो का मार्क भी लगा सकते हो। चलिए अब आप इस पर देखिए, नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3 एंड -4। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 और -2 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं -1.9। तो जब आप -1.9 लोगे और उस पर ये इंप्लीमेंट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? -2। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। -1.3 लो तो भी वैल्यू क्या मिलेगा? -2। यानी कि -1 से लेके -2 के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? y इज इक्वल टू -2 के जैसा होगा। तो यहां पर हमारा -1 है और यहां पे -2 है, तो ये जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक वैसे ही जब वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में था, आप लोग 0.9 जो कि माइनस में हो, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलने वाला है? -1। आप ले लो 0.5, तो जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? -1। y इज इक्वल टू -1, ये वाली लाइन है, लेकिन इंटरवल हम लोग को ये वाला लेना है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग को मिटाना होगा। फिर इसके लिए इंटरवल ये लेंगे, बाकी जो है उसको हम लोग को हटाना होगा। -1 लेना है तो इस पर डार्क सर्कल कीजिए, यहाँ पे -2 को लेना है तो इस पर डार्क सर्कल कीजिए, इसको ओपन रखिए। तो ये जो ग्राफ हम लोग को मिल रहा है, यही ग्राफ है हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सीढ़ी के जैसा है ना, सीढ़ी के जैसा है। इसलिए इस फंक्शन का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक मिनट, y इज इक्वल टू 0, ये भी होगा, ध्यान दीजिएगा। जब 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू था, 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू था और आप यहां पे 0.1 रखते हो तो वैल्यू मिला 0, 0.3 रखते हो तो भी वैल्यू मिल रहा है 0, यानी कि लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 0 की। y इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सा होता है? x एक्सिस का लाइन। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने ड्रॉ करा, ये y इज इक्वल टू 0 का लाइन है। तो ये जो ग्राफ हम लोग को मिल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप। जो घर में सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियों के लिए एक और नाम का इस्तेमाल किया गया है और वो नाम होता है स्टेप्स। ठीक है, इसीलिए इस फंक्शन का एक और नाम है स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन। तो इसको आप लोग कॉपी करेंगे।